रूस का विशाल और चुनौतीपूर्ण भूगोल और इतिहास अब तक पुतिन के लिए सबसे बड़ा सैन्य लाभ रहा है। लेकिन इस बार इतिहास पुतिन के रूस से बेरहमी से बदला ले रहा है। रूस हमेशा से एक ऐसा समुदाय रहा है जिसने खुद को भीतर से नष्ट किया है। पुतिन का असली दुस्वप्न तो यही होगा कि उनके अपने लोग शासन के खिलाफ उठ खड़े हों और मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर ठंड से मर जाएं। इस दुस्वप्न से बचने के लिए उनके पास दो बुनियादी सुरक्षा कवच थे, एक भौगोलिक और दूसरा भूमिगत। भौगोलिक ढाल जनरल डिस्टेंस का एक पौराणिक मिथक था जिसने नेपोलियन और हिटलर को हराया था। रूस की असीम विशालता एक ऐसी ढाल थी जो किसी भी दुश्मन को निगल सकती थी। भूमिगत ढाल अजेयता का मिथक था, जहां सबसे मूल्यवान सामरिक भंडार दुश्मन की गोलाबारी से दूर अछूते भूमिगत ठिकानों में जमा किए जाते थे। ये दोनों मिथक रूस की भौगोलिक और औद्योगिक शक्ति के प्रतीक थे। न तो नेपोलियन और न ही हिटलर इसे हरा पाए। उन्होंने यह काम अपनी सेनाओं से नहीं बल्कि जनरल विंटर और जनरल डिस्टेंस की मदद से किया। यूक्रेन के असम्मित हमलों के साथ यह पौराणिक सिद्धांत समाप्त हो गया। हजारों किलोमीटर तक फैला वह भौगोलिक कवच सस्ते लंबी दूरी के ड्रोनों के खिलाफ एक रक्षात्मक दुःस्वप्न में बदल गया, और इन ड्रोनों ने सिर्फ उस कवच को भेदने से कहीं ज्यादा किया। सीमा से 1000 किलोमीटर दूर उन्होंने कंचेरिन्स्क पर हमला किया। शीतकालीन हथियार, वह भूमिगत किला जिस पर पुतिन अपने लोगों को गर्म रखने के लिए निर्भर थे। इस बार इतिहास खुद को नहीं दोहराया, यह पुतिन के खिलाफ हो गया था। ढाल और वह शीतकालीन हथियार दोनों एक ही ऑपरेशन में एक साथ नष्ट कर दिए गए। पुतिन अब अपने सबसे बड़े डर अपने ही लोगों के क्रोध के साथ अकेले रह गए थे। तो इस ऐतिहासिक पतन, इस रणनीतिक आपदा के शुरुआती क्षण क्या थे? आइए 29 अक्टूबर 2025 की रात में वापस चलते हैं, उस क्षण तक जब वह दुःस्वप्न शुरू हुआ था। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह रूस के मध्य में यूक्रेनी सीमा से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर गूंजती हुई एक धमाका है। बताया जा रहा है कि धमाकों की आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी, जिससे आसमान युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। यहाँ जो आप देख रहे हैं वह नर्क ही है, बशकोर्तोस्तान में कंचेरिन्स्क भूमिगत गैस भंडारण सुविधा यूजीएस। ये कोई साधारण औद्योगिक सुविधा नहीं है, ये वही रणनीतिक भंडार था जिसे क्रेमलिन ने अपना शीतकालीन हथियार बताया था, जो यूरोप के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। ये वही सुविधा थी जिसके बारे में रूसी सरकारी एजेंसी TASS ने सिर्फ 19 दिन पहले 10 अक्टूबर को गर्व से घोषणा की थी कि यह सर्दियों के लिए तैयार है, और पूरी तरह से भर गई है। 29 अक्टूबर 2025 की रात को हुए विस्फोट ने न केवल एक भंडारण सुविधा को बल्कि पुतिन के इस वादे को भी झकझोर दिया कि रूस सुरक्षित है, हम बिना किसी समस्या के सर्दी काट लेंगे, और उनके रणनीतिक गहन सिद्धांत को भी। यह इतिहास में युद्ध के सबसे क्रूर उदाहरणों में से एक के रूप में दर्ज हुआ। दिलचस्प बात यह है कि क्रेमलिन में इस घटना को लेकर गंभीर लीपापोती की गई। बशकोर्तोस्तान में विंटर वेपन पर हमला यह घोर कमजोरी का सबूत है। रूसी रक्षा मंत्रालय MOD ने उसी रात एक सफलता रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि 100 से ज्यादा UAV मार गिराए गए। रिपोर्ट में ब्रांस्क, स्टावरोपोल क्राय और कई अन्य क्षेत्रों का जिक्र था। इसमें कहा गया था कि 13 हवाई अड्डों पर परिचालन रोक दिया गया है। हालांकि बशकोर्तोस्तान स्थित गैस सुविधा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया, जहां सामरिक शीतकालीन हथियार स्थित था, जिसे 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई पर निशाना बनाया गया था। भंडार पर हमले से, जिसे TSS ने पूर्ण बताया है, रूस के लिए कम तापमान के कारण अपने भंडार को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंचेरिन्स्क यूजीएस रूस की एकीकृत गैस आपूर्ति प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संतुलन बिंदु है, खासकर सर्दियों में जब साइबेरिया से आने वाली मुख्य पाइपलाइनों पर मांग चरम पर होती है। यह भंडारण सुविधा यूरोपीय रूस और यूराल में लाखों घरों और औद्योगिक सुविधाओं को गैस का दबाव प्रदान करने के लिए सक्रिय हो जाती है। अब यह सुविधा या तो बंद हो गई है या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। नतीजा, गैस का दबाव कम हो गया है। कम तापमान में इस नुकसान की भरपाई लगभग नामुमकिन है। इस स्थिति का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। हीटिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं और बिजली उत्पादन बाधित हो जाता है। इसका मतलब है कि लाखों रूसी नागरिकों को सर्दियों के मौसम का खतरा झेलना पड़ता है। यही असली वजह है कि क्रेमलिन बशकोर्तोस्तान के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा है। पुतिन को नाटो मिसाइलों या टैंकों से कहीं ज्यादा अपने ही लोगों के मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर ठंड से मरने और दंगे भड़काने का डर है। कंचेरिन्स्क में उस रात जो हुआ वह तो बस एक छोटी सी झलक थी। यह कोई अकेला हमला नहीं था, यह रूस के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया एक बेरहमी से समन्वित चौतरफा औद्योगिक गला घोंटने वाला अभियान था। 29 अक्टूबर की सुबह यूक्रेनी विशेष अभियान बल SSO ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी जिम्मेदारी ली।
कीव पोस्ट के अनुसार एसएसओ ने पुष्टि की कि उन्होंने उस रात रूस के तेल और गैस बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया था जिसका शीर्षक था एक रात 3 बड़े निशाने। इस घोषणा और बशकोर्तोस्तान में शीतकालीन हथियार के हमले की खबरों ने क्रेमलिन के लिए एक सुरक्षा विफलता की तस्वीर पेश की। एसएसओ द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए गए निशाने रूसी युद्ध अर्थव्यवस्था और घरेलू मोर्चे की जीवन रेखा थे। सबसे पहले स्टावरोपोल क्राय में लगभग 700 किलोमीटर अंदर स्थित स्टावरोलिन बुद्योनोव्स्क परिसर पर हमला हुआ। यह सुविधा लुकोइल के स्वामित्व वाला एक विशाल पेट्रोकेमिकल केंद्र है जिसका संबंध कुलीनवर्ग वॉगेट अलेपेरोव से है। यह न केवल एक रिफाइनरी थी बल्कि रूसी सेना के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पॉलिमर और औद्योगिक गैसों का उत्पादन करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इस सुविधा पर हमले का सीधा निशाना न केवल ईंधन उत्पादन था बल्कि सैन्य उपकरणों के लिए आवश्यक विशेष सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला भी थी। अभियान के दूसरे और तीसरे चरण का उद्देश्य रूस के घरेलू ईंधन बाजार को ईंधन प्रदान करने वाली 2 और महत्वपूर्ण रिफाइनरियों को नष्ट करना था। मारिएल गणराज्य में स्थित मारिस्क तेल रिफाइनरी, जिसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 1.6 मिलियन टन है, इस क्षेत्र में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता थी। इसी समय उल्यानोव्स्क ओब्लास्ट में नोवोस्पास की तेल रिफाइनरी में भी आग लग गई। एनएसऑयल के स्वामित्व वाली इस रिफाइनरी ने विशेष रूप से डीजल और गैसोलीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूक्रेनफॉर्म और अन्य मीडिया संस्थानों ने बताया कि इन दोनों रिफाइनरियों को निशाना बनाना एक रणनीतिक कदम था जिससे ईंधन संकट और गहरा जाएगा, जो पहले से ही रूसी आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इन 4 रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने से भी बड़ी बात उस रात रूसी नागरिक उड्डयन प्रणाली का ध्वस्त होना थी। इन समन्वित हमलों से उत्पन्न सदमे की लहर ने रूसी हवाई क्षेत्र नियंत्रण को पंगु बना दिया। रूसी विमानन प्राधिकरण रोजोव्यातिया को एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए मास्को के 3 प्रमुख हवाई अड्डों वनुकोवो, डोमोडेडोवो और शेरेमेतिएवो सहित कुल 13 हवाई अड्डों पर परिचालन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सिर्फ एक तकनीकी सुरक्षा उपाय नहीं था, यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि रूसी वायु रक्षा ने राजधानी के आसपास भी नियंत्रण खो दिया था, दहशत का माहौल था और नागरिक रसद व्यवस्था चरमरा गई थी। सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, हजारों यात्री टर्मिनलों में फंस गए और हवाई अड्डे के टरमैक पर मची अफरा तफरी में सब कुछ नियंत्रण में है का प्रचार कुचल दिया गया। इस स्थिति को राज्य की कमजोरी और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण खोने के सबसे ठोस सबूतों में से एक माना जा सकता है। 29 अक्टूबर की रात को हुए इस चौगुने हमले को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई समझना तस्वीर के एक बड़े हिस्से को नज़रअंदाज करना है। यह समझने के लिए कि इन हमलों से पैदा हुई सदमे की लहर इतनी विनाशकारी क्यों थी, हमें उस संस्था की वर्तमान स्थिति पर गौर करना होगा जिस पर ये हमले हुए, यानी रूसी घरेलू मोर्चे पर। ये हमले किसी स्वस्थ शरीर पर नहीं बल्कि एक कमज़ोर शरीर पर हुए जो महीनों से तेज़ बुखार से जूझ रहा था और कई अंगों के काम करना बंद कर देने के लक्षण दिखा रहा था। 29 अक्टूबर का दिन जमा हुए गुस्से और व्यवस्थागत पतन पर पेट्रोल डालने जैसा था। सबसे पहले रूस महीनों से एक गंभीर ईंधन संकट से जूझ रहा था। यह संकट यूक्रेन द्वारा पूरे साल रिफाइनरियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाए जाने का सीधा परिणाम था। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW जैसे थिंक टैंकों की रिपोर्टों और कीव पोस्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले हमलों ने रूस की 20% से ज़्यादा रिफाइनरियों की क्षमता को नष्ट कर दिया था। इससे गैसोलीन और डीजल की कमी हो गई, जिसका सीधा असर 70% से ज़्यादा आबादी पर पड़ा। सोवियत संघ के अंतिम दिनों की याद दिलाते हुए मीलों लंबी ईंधन की कतारें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा शेयर की जाने वाली तस्वीरों में से एक बन गईं। जहां जनता अग्रिम मोर्चे पर जीत की कहानियां सुन रही थी, वहीं दूसरी ओर उसे रोज़मर्रा की जिंदगी में अपनी कारों के लिए ईंधन न मिल पाने के विरोधाभास का भी सामना करना पड़ा। 29 अक्टूबर को मैरीस्क और नोवोसिबिर्स्क रिफाइनरियों पर बमबारी पहले से मौजूद आग में घी डालने जैसा था। दूसरी बात, रूसी बुनियादी ढांचा खासकर सीमा से सटे इलाकों में सचमुच चरमरा रहा था। बेल्गोरोड और ब्रांस्क जैसे ओब्लास्ट क्षेत्र ट्रांसफार्मर स्टेशनों और बिजली वितरण लाइनों पर लगातार हमलों के कारण लगातार बिजली कटौती के आदी हो गए थे। सर्दियों के करीब आने के साथ ये कटौती न केवल असुविधा का कारण बनी बल्कि अस्तित्व के लिए संघर्ष का भी कारण बनी। पिछली सर्दियों में मॉस्को के पास पोडोल्स्क में हुआ बुनियादी ढांचा घोटाला
जिसने हजारों लोगों को कड़ाके की ठंड में बिना हीटिंग के छोड़ दिया था, लोगों की यादों में ताज़ा है। राजधानी के ठीक बगल वाले शहर में भी हीटिंग की व्यवस्था न कर पाना इस बात का सबूत है कि व्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। तीसरा, इस ऊर्जा संकट में पानी का संकट भी जुड़ गया था। बेलागोरोड में बांधों और जल उपचार संयंत्रों पर पिछले हमलों ने न केवल बाढ़ का खतरा पैदा किया था, बल्कि क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया था। लोगों को ईंधन और बिजली की कमी के साथ साथ प्यास की समस्या भी झेलनी पड़ी। अंततः इस बुनियादी ढांचे के पतन के साथ साथ गंभीर आर्थिक तबाही भी हुई। प्रतिबंधों, युद्ध पर बढ़ते खर्च और गुप्त लामबंदी के जरिए लाखों लोगों की छंटनी ने मुद्रास्फीति को 14 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था। बढ़ते कर और बुनियादी जरूरतों की बढ़ती कीमतों ने लोगों पर बोझ को असहनीय बना दिया था। इसी पृष्ठभूमि में 29 अक्टूबर की रात को बशकोर्तोस्तान में शीतकालीन हथियार का हमला हुआ। जिन लोगों ने पुतिन के स्थिरता के वादे को पहले ही ध्वस्त होते देखा था, जो ईंधन, बिजली और आर्थिक रूप से थके हुए थे, अब उन्हें सर्दियों के बीच में ठंड से ठिठुरने का खतरा था। यह एक ऐसा उत्प्रेरक था जो दबे हुए गुस्से को विद्रोह में बदल सकता था। अब आइए एक कदम पीछे हटकर विश्लेषण करें। आइए कंचेरिंस्क विस्फोट को इस मौजूदा आंतरिक संकट के साथ जोड़ते हैं, जिसका हमने विस्तार से वर्णन किया है। 4 अलग अलग लक्ष्यों में से एक, भूमिगत गैस भंडारण सुविधा, सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों थी, और क्रेमलिन ने इस खास हमले को छिपाने के लिए इतनी जबरदस्त कोशिश क्यों की, इसका जवाब इस हमले के समय और लक्ष्य के रणनीतिक चुनाव में निहित है। यह कोई बेतरतीब लक्ष्य नहीं था, यह सैन्य गला घोंटने के सिद्धांत का सबसे परिष्कृत और निर्मम प्रयोग था। आइए पहले प्रमाण पर नजर डालें। 10 अक्टूबर 2025 को हमले से ठीक 19 दिन पहले रूसी सरकारी एजेंसी TASS ने गर्व से घोषणा की कि कंचेरिंस्क भूमिगत गैस भंडारण सुविधा UGS पूरी तरह से भर गई है और सर्दियों के लिए तैयार है। यह रूसी लोगों के लिए एक प्रचार संदेश था। पश्चिमी देश हमारे साथ चाहे जो भी करें, आपके घर गर्म रहेंगे। सबूत 2, यूक्रेन ने हमले के लिए 29 अक्टूबर का दिन चुना। ओसिंट विश्लेषकों और सैन्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि यूक्रेन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह सुविधा पूरी तरह से भरी हुई है और उसने अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी क्षमता से हमला किया। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। यह भंडारण सुविधा कोई साधारण गैस भंडार नहीं थी, यह रूस का शीतकालीन हथियार था। कंचेरिंस्क UGS सर्दियों में अत्यधिक ठंड के दौरान जब मांग चरम पर होती है, सिस्टम को संतुलित रखने के लिए गजप्रोम की बीमा पॉलिसी थी। जैसा कि पहले बताया गया है, इस रणनीतिक भंडार के सक्रिय होने की उम्मीद तब की जा रही थी जब पहले से ही कमजोर पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया हो या पोडोल्स्क जैसी हीटिंग प्रणालियां फेल हो गई हों। यहीं इस हमले का रणनीतिक तर्क निहित है। इस सुविधा पर हमले के साथ इस रणनीतिक भंडार का एक बड़ा हिस्सा नष्ट होने की संभावना पैदा हो गई थी। इसका मतलब है कि सर्दियों के महीनों में गैस का दबाव महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर सकता है। इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय तापन प्रणालियां ध्वस्त हो सकती हैं। पहले से ही ईंधन और बिजली से वंचित आबादी को अब सर्दियों के बीच में अपने घरों में ठिठुरने का खतरा है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो आंतरिक राजनीतिक अराजकता को जन्म दे सकता है और संभवतः विद्रोह की चिंगारी भड़का सकता है। अब हम बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं कि 29 अक्टूबर की सुबह क्रेमलिन बशकोर्तोस्तान के बारे में गहरी चुप्पी क्यों साधे रहा। पुतिन को नाटो मिसाइलों से ज्यादा अपने ही लोगों के ठंड से मर जाने और शासन के खिलाफ उठ खड़े होने का डर हो सकता है। यह चुप्पी कमजोरी का नहीं बल्कि डर का इजहार थी। कंचेरिंस्क द्वारा पैदा की गई नागरिक दहशत की संभावना इस समीकरण का सिर्फ एक पहलू थी। उसी रात 700 किलोमीटर दूर स्टावरोपोल में लुकोइल संयंत्र पर हुए हमले ने दिखा दिया कि यह रणनीतिक गला घोंटने वाला अभियान कितना बहुस्तरीय और सुनियोजित था। उन्होंने न सिर्फ लोगों को बल्कि युद्ध मशीन की बुनियाद को भी निशाना बनाया। आइए अपना विश्लेषण जारी रखें। युद्ध सिर्फ ईंधन से नहीं जीता जाता। आधुनिक युद्ध सामग्रियों, खासकर पेट्रोकेमिकल उत्पादों के साथ भी लड़े जाते हैं। यह तथ्य कि यूक्रेन ने इस हमले में न केवल रिफाइनरियों को बल्कि स्टावरोलिन बुडियानोवस्क जैसी पेट्रोकेमिकल और गैस प्रसंस्करण सुविधाओं को भी निशाना बनाया, इस बात का संकेत हो सकता है कि यह रणनीति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। आइए सबूतों पर नजर डालें। लुकोइल की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसार स्टावरोलिन संयंत्र रूस के सबसे बड़े पॉलीमर उत्पादकों में से एक है। इस संयंत्र के उत्पादन आंकड़े बताते हैं कि इसकी वार्षिक क्षमता लगभग 3,19,000 टन उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन और 1,13,000 टन पॉलीप्रोपाइलीन है।
उसी समय प्रभावित हुए बुड्योनोवस्क गैस प्रसंस्करण संयंत्र जीपीपी की वार्षिक गैस प्रसंस्करण क्षमता 2.2 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इन आंकड़ों का क्या मतलब है? ये पॉलीमर, पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन आधुनिक युद्ध मशीनों के अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण घटक हैं। इनका इस्तेमाल हर जगह होता है, सैन्य उपकरणों में केबल इंसुलेशन से लेकर सैनिकों के हेलमेट तक, ड्रोन बॉडी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के सुरक्षात्मक कोटिंग तक। गैस प्रसंस्करण संयंत्र न केवल घरों को गर्म करते हैं बल्कि इन जटिल रासायनिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा और कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। अब निष्कर्ष निकालते हैं। यह अग्रिम मोर्चे पर तैनात टैंक पर एफपीवी ड्रोन हमले से अलग रणनीति है। ये उस कारखाने पर हमला है जो टैंक के लिए जरूरी विशेष प्लास्टिक का उत्पादन करता है, या उस संयंत्र पर जो उस कारखाने के संचालन के लिए जरूरी औद्योगिक गैस का उत्पादन करता है। इससे यह संकेत मिल सकता है कि यूक्रेन अब न केवल रूस की युद्ध मशीन को बल्कि उसकी युद्ध अर्थव्यवस्था की नींव को भी निशाना बना रहा है। यह एक धीमी, कम दिखाई देने वाली लेकिन लंबे समय में कहीं अधिक विनाशकारी, गला घोंटने वाली रणनीति है। यह एक औद्योगिक क्षय युद्ध है जिसका उद्देश्य रूस को अपनी पाइपलाइनों की मरम्मत, नए केबल बिछाने या अपने उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी सामग्री का उत्पादन करने से रोकना है। 29 अक्टूबर की रात की घटनाएं एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक विखंडन की ओर इशारा करती हैं जो सैन्य प्रभाव से कहीं ज्यादा गहरा है। इन हमलों का असली निशाना शायद सिर्फ गैस भंडारण सुविधाएं या पॉलीमर फैक्ट्रियां नहीं थीं, बल्कि झूठ का वह साम्राज्य था जिस पर क्रेमलिन टिका हुआ है। इस आपदा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया यानी घबराहट, पर्दा डालना और इनकार इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन गए। यह एक रणनीतिक शह और मात की चाल थी जिसने पुतिन के सभी सुरक्षा सिद्धांतों को एक ही रात में ध्वस्त कर दिया। इस शह और मात की चाल का पहला कदम रूस के रणनीतिक गहराई के मिथक का अंत है। यूक्रेन के सस्ते, मुश्किल से पकड़ में आने वाले ड्रोन जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, ने रूस की भौगोलिक बढ़त को एक रक्षात्मक दुस्वप्न में बदल दिया है। अब बचाव के लिए एक विशाल क्षेत्र है और उस क्षेत्र का हर बिंदु एक संभावित लक्ष्य है। लेकिन इस सिद्धांत के पतन से भी ज्यादा विनाशकारी है शासन के प्रचार कवच का भेदन। इस संकट पर क्रेमलिन की प्रतिक्रिया ने झूठ के एक जाने पहचाने जाल को उजागर कर दिया है। आइए सबूतों पर नजर डालें, यानी लावरोव आर्काइव। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वर्षों से शासन के अंतर्राष्ट्रीय चेहरे के रूप में काम कर रहे हैं। लावरोव ने 2008 में कहा था कि हम जॉर्जिया पर हमला नहीं करेंगे और रूसी टैंक तिब्लिसी में घुस आए। लावरोव ने 2014 में कहा था कि क्रीमिया में हमारी कोई सेना नहीं है और छोटे हरे लोग प्रायद्वीप पर कब्जा कर रहे हैं। फरवरी 2022 में लावरोव ने कहा कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, यह पश्चिमी उन्माद है। और कुछ ही दिनों बाद आक्रमण शुरू हो गया। आइए एक निष्कर्ष निकालें। जिस तरह लावरोव ने सालों तक दुनिया से व्यवस्थित रूप से झूठ बोला, 29 अक्टूबर को वही दुष्प्रचार तंत्र अंदर की ओर मुड़ गया। रूसी रक्षा मंत्रालय MOD ने 100 UAV मार गिराने का दावा किया और बशकोर्तोस्तान के बारे में एक शब्द भी न बोलकर अपनी ही जनता से झूठ बोला, जहां सबसे बड़ी तबाही हुई थी। स्टावरोपोल के गवर्नर व्लादिमीरोव ने अपने ही नागरिकों से झूठ बोला कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, जबकि भीषण आग की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गईं। मुद्दा ये है कि अब सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच तो ये है कि UAV का एक झुंड रूस में 1000 किलोमीटर अंदर तक उड़ सकता है, सभी हवाई सुरक्षा व्यवस्थाओं को दरकिनार कर सकता है। 13 हवाई अड्डों का बंद होना इस बाईपास का सबसे बड़ा सबूत है और देश के सामरिक शीतकालीन हथियार पर हमला कर सकता है। यह साधारण सच्चाई ही पुतिन शासन के संपूर्ण सिद्धांत को, जो सुरक्षा और स्थिरता पर आधारित है, कमज़ोर कर देती है। क्रेमलिन के हाथ में बची आखिरी वायु रक्षा प्रणाली वह झूठ है जो वह अपनी ही जनता से कहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस की रणनीतिक गहराई लुप्त होती दिख रही है। पुतिन के शीतकालीन हथियार पर वार हो गया है। युद्ध अर्थव्यवस्था के केंद्र को निशाना बनाया गया है। 13 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। और इस सुरक्षा विफलता पर क्रेमलिन की एकमात्र प्रतिक्रिया यही रही है कि उसने अपने ही लोगों से, जो पहले से ही ईंधन, बिजली और ठंड से बेहाल हैं, वही झूठ बोले हैं जो लावरोव ने दुनिया से बोले थे। यह युद्ध के एक नए और क्रूर दौर का संकेत हो सकता है। युद्ध अब केवल अग्रिम मोर्चे तक ही सीमित नहीं रहा। युद्ध रूस के दरवाजे तक आ गया है।